आज हम जो है जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जेनेटिक्स में म्यूटेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने जो है मतलब आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन एंड आपके सेक्स क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन होती क्या है? देखो, म्यूटेशन जो होती है इसमें क्या होता है कि आपके डीएनए के सीक्वेंसेस में क्या होगा, अल्ट्रेशन आएगी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या होता है, चेंज आता है। देखो, हमने क्या पढ़ा है कि डीएनए के जीन क्या होते हैं, जीन इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, और वो क्या है, एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इसको हम बोलते हैं। तो जीन क्या करता है, वो अपनी जो है रेप्लिकेशन करेगा, उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और प्रोटीन फॉर्मेशन जब करता है तो ऑब्वियसली जब वो प्रोटीन बनाता है तो किसी खुद को क्या करेगा, कोई करेक्टर को क्या करेगा, मतलब वो एक्सप्रेस करेगा। अगर आपके जीन में ही, अगर आपके डीएनए में ही क्या होगा, उसमें चेंज आएगा, तो बोलने का मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप जो होगा उसमें क्या होगा, चेंज आ सकता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी क्रॉसिंग ओवर हो, चाहे आपकी म्यूटेशन हो, ये सारे की सारी जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में होती हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से वेरिएशन जो होती है, मतलब आपकी जो है इंडिविजुअल्स में जो है मतलब डेवलप होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि अगर आपका लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है। तो आपकी जो म्यूटेशन होती है वो दो टाइप की होती है। अगर आपके क्रोमोसोम में क्या है, उसमें चेंज आ रहा है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर आपके जीन में चेंज आ रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज द जेनेटिक म्यूटेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट टाइप की जो म्यूटेशंस पढ़ेंगे। जैसे जैसे मान लो कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट है, जैसे मान लो कि आपके क्रोमोसोम का क्या है, कोई सेगमेंट है, दिस इज द क्रोमोसोम सेगमेंट। अब इस क्रोमोसोम सेगमेंट का क्या होता है, अगर डिलीट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीशन बोलेंगे। ठीक है, तो लॉस ऑफ ए सेगमेंट, ठीक है, फ्रॉम वन और अदर एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिलीशन बोलते हैं। जब आपके क्रोमोसोम के एक सेगमेंट में क्या हो जाती है, डिलीशन हो जाती है, देन दिस इज कॉल्ड एज द जो है क्रोमोसोमल डिलीशन, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कि आपके पास जो मतलब क्रोमोसोम का ये सेगमेंट प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज द ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ए आपने बना रखा है, बी आपने बना रखा है, यहाँ पे तीन सेगमेंट इसके पास हैं, लेकिन क्या होता है कि मान लो कि सी एंड डी जो है दोबारा जो होते हैं, रिपीट होते हैं, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड दिस इज नोन एज द डुप्लीकेशन। जब क्रोमोसोम के किसी सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो जाता है, या आपका जो कोई सेगमेंट जो होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डुप्लीकेशन। उसके बाद क्या होता है, आपका नेक्स्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है कि आपके सेगमेंट का जो है मतलब दो क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, आपका सेगमेंट का जो है मतलब एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि दो क्रोमोसोम थे, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम का ये सेगमेंट यहाँ से ब्रेक हुआ और ये कहाँ जाके अटैच हो गया, ये जो मतलब आपका जो मतलब दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो गया, ये अटैच हो गया, देन दिस इज कॉल्ड एज द, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपका डीएनए जो होगा उसके मतलब क्रोमो डीएनए में चेंज आएगा, डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होती है, ये एक टाइप की इंटर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होती है, जहाँ पे क्या होते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है क्रोमोसोमल सेगमेंट का बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। उसके नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज द इनवर्जन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्रोमोसोम का सेगमेंट आपके पास दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सेगमेंट क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो मतलब इन्वर्ट होके क्या करेगा, वो ज्वाइन कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्जन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इन्वर्ट होके क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, देन दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्जन उसको हम बोलेंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए क्रोमोसोमल म्यूटेशन, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो मतलब अगर क्रोमोसोम में क्या हो रही है, म्यूटेशन हो रही है, जैसे डिलीशन हो जाती है, डुप्लीकेशन हो जाती है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है, एंड आपका जो मतलब इन्वर्जन होती है, तो सारे के सारे क्या है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के एग्जाम्पल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम के पूरे सेट में क्या होगा, उसमें जो है नंबर में एडिशन हो सकती है और जो मतलब डिलीशन हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यूप्लॉइडी क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम में क्या होता है,
आपके क्रोमोसोम सेट में क्या होता है कि उसका जो है मतलब या तो उसका जो है मतलब सेट बढ़ जाएंगे या उसके क्या होगा सेट जो है मतलब कम हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे यूप्लॉइडी बोलेंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट सेट का लॉस हो सकता है या वन और मोर एडिशनल सेट जो होते हैं क्रोमोसोम के क्या हो सकते हैं वो ऐड हो सकते हैं अबव द डिप्लॉइड सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो देन दिस इज कॉल्ड एज अ यूप्लॉइडी। अब देखो यहाँ पे आपका जो मोनोप्लॉइडी, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के पास क्या 2n जो है मतलब यहाँ पे प्रेजेंट था, वो कैसा था डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था। अगर इसमें एक सेट की जो है मतलब एक सेट की एडिशन हो जाती है देन इट इज गोइंग टू चेंज इनटू ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गई, और इसमें अगर एक सेट की कमी हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे मोनोप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में आपका जो मतलब एक सेट की जो एडिशन हुई और इस केस में क्या हुई आपकी एक सेट की क्या डिलीशन हो गई, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं यूप्लॉइडी बोलते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिप्लॉइडी एंड आपका जो है मोनोप्लॉइडी। ठीक है, या ट्रिप्लॉइडी को हम पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं जब आपके पास मोर देन वन सेट मोर देन टू सेट जो प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी जो होती है आपकी कहाँ देखने को मिलती है, आपकी जो मतलब जो प्लांट में देखने को बहुत सारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल आता है आपका एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी में क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि 2n क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, अगर इसमें एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा एंट्री हो जाए, ठीक है, या एक क्रोमोसोम की जो मतलब उसमें कम हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज द एनियोप्लॉइडी। अगर यहाँ पे ये कंडीशन में क्या हो कि एक क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे ट्राइजोमी बोलेंगे। इस केस को हम क्या बोलेंगे ट्राइजोमी, यानी कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या कर गया है वो आपका डुप्लीकेट कर गया है, ठीक है, एक क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या हो गया कम हो गया, तो बोलने का मतलब कि यहाँ पे मोनोजोमी हो चुकी है। क्या हो चुकी है मोनोजोमी, जहाँ पे डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद और भी केस है, अगर यहाँ पे जो है मतलब दो क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी एडिशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे टेट्राजेमी बोलेंगे, और दो क्रोमोसोम की क्या होगी यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे नलीजोमी बोलेंगे। तो ये जो एग्जांपल है एनियोप्लॉइडी में क्या होता है कि यहाँ पे एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम जो होता है फ्रॉम कंप्लीट क्रोमोसोम नंबर से क्या होता है फ्रॉम कंप्लीट डिप्लॉइड नंबर से क्या होता है आपका एक क्रोमोसोम का एडिशन हो सकता है, आपका एक क्रोमोसोम का जो मतलब डिलीशन हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं एनियोप्लॉइडी बोलते हैं। और ये चार टाइप की होती है, नंबर 1 इज कॉल्ड एज द ट्राइजोमी, नंबर 2 इज कॉल्ड एज द मोनोजोमी, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड एज द जिसको हम क्या बोलते हैं टेट्राजोमी बोलते हैं, और आपका जो मतलब नंबर 4 इज कॉल्ड एज द नलीजोमी, उसको बोलते हैं। ये भी आपके बहुत सारी जो मतलब डिजीज कॉज करती है। ठीक है, तो अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, म्यूटेशन इज ए फिनोमिना विच रिजल्ट इन अल्ट्रेशन या चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या आता है चेंज आता है। इस इन एडिशन टू रिकम्बिनेशन, देखो क्रॉसिंग ओवर के साथ रिकम्बिनेशन के साथ साथ क्या होता है म्यूटेशन जो है एक अनदर फिनोमिना है, जिससे क्या होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है हमारे डीएनए में वेरिएशंस आती हैं। हमने जो है चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे जो आपका जो मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं डीएनए क्या होता है, कैसे डीएनए कंबाइन करेगा, कैसे वो क्रोमेटिड बनाएगा, और कैसे क्रोमेटिड क्या करती वो क्या करेगी क्रोमोसोम बनाएगी। तो यहाँ पे क्रोमोसोम में क्या होगा, अगर लॉस हो रहा है इसके सेगमेंट में तो उसको हम क्या बोलेंगे डिलीशन बोलेंगे, अगर उसमें गेन हो रहा है इंसर्शन हो रही है इसको डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। और जिससे क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और आपको पता होगा कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर क्रोमोसोम में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा आपके जो जीन्स में भी चेंज आएगा, अगर क्रोमोसोम में चेंज आएगा क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटीज आएंगी, एब्रेशंस आएंगी, तो क्या होगा आपके बहुत सारे बॉडी में जो होते हैं कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं, और बहुत सारे डिजीज होते हैं वो क्रोमोसोमल एब्रेशंस के थ्रू जो है हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन एडिशन टू अब म्यूटेशन जो होती है ये जो होती है आपकी कई बार क्या होता है कि सिंगल बेस पेयर में भी अगर कई बार चेंज आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है दैट इज सिकल सेल अनीमिया, जहाँ पे क्या होता है कि केवल इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, वहाँ पे केवल एक बेस पेयर का क्या होता है एक बेस पेयर की क्या होती है उसमें चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे डिलीशन इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए जो होता है इसमें के बस से क्या होता है एक और चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो बोलने का मतलब क्या है कि जीन म्यूटेशंस क्या होते हैं, जीन जो होते हैं जीन म्यूटेशन जो होती है आपकी नेचुरली भी हो सकती है, आपकी जो मतलब ऑटोमेटिकली भी हो सकती है, बहुत सारे रीज़न होते हैं जीन म्यूटेशन करने के लिए।
तो अगर आपका सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है, सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज आता है तो उसमें क्या होता है, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। एग्जांपल आपका जो है सिकल सेल अनीमिया है एनसीईआरटी में। और अगर डिलीशन और एडिशन हो जाती है बेस पेयर की डीएनए में, जिससे क्या होता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप याद रख सकते हो। और उसके बाद क्या है कि केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, अगर वो म्यूटेशन कॉज करें तो उन केमिकल को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे यूवी रेज है, गामा रेज है, ठीक है। ऐसी रेज क्या होती है, ये हमारे डीएनए के सेगमेंट को ब्रेक करती हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये हमारे में म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन जो होती है इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। हाउ एवर देयर आर मैनी केमिकल हैं या फिजिकल फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, म्यूटेशन जो होते हैं इंड्यूस करते हैं, और दीज आर रेफर टू एज अ, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं। यूवी रेडिएशन जो होती है म्यूटेशन कॉज कर सकती है आपके, और इसलिए हम यूवी रेडिएशंस को क्या बोलते हैं, आपकी म्यूटेशंस हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका म्यूटेशन का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका पेडिग्री एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो पेडिग्री होता क्या है, जैसे आपका पेडिग्री की डायग्राम यहाँ दे रखी है कि पेडिग्री होता क्या है। पेडिग्री क्या है, कि चार्ट है जो किसी फैमिली की इनहेरिटेंस के पैटर्न को शो करता है, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज द पेडिग्री। तो पेडिग्री क्या है, एक चार्ट है जो शोइंग ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट फॉर 2 और मोर जनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और डोमेस्टिकेटेड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और फैमिली ट्री। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की जो मतलब 2 या 2 से अधिक जो मतलब जनरेशंस को जो मतलब एक डायग्राम, एक ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज द पेडिग्री एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ क्या किया जाता है, इसका बहुत सारा जो मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो मतलब फिनोटाइप को जानने में इसका यूज़ किया जा सकता है। ये जो मतलब पैटर्न ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट को जो स्टडी करने के लिए जो मतलब इसका पता किया जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब यूज़ किया जाता है। और इसमें जो अगर डिजीज़ को स्टडी करना हो तो उसके बारे में इसका यूज़ किया जा सकता है। और आपका जो मतलब पॉसिबल जेनेटिक मेकअप क्या होगा पर्सन का, ये भी इसमें हम बता सकते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन में क्या होगा, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मतलब इसको भी हम स्टडी करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में जो कि आपके इनहेरिटेंस ऑफ जो है मतलब आपके जीन्स या मतलब क्रोमोसोम के साथ जुड़े होते हैं। तो उनको अगर हमने स्टडी करना है तो हम पेडिग्री के साथ जो उसको मतलब स्टडी कर सकते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरे होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी देखो क्या बोलती है कि आइडिया दैट डिसऑर्डर्स के होते हैं, डिजीज़ के होते हैं, ये क्या होते हैं कि जो हमारे जेनेटिक डिजीज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब ये ह्यूमन सोसाइटी में पहले से ही, ठीक है। और दीज वर बेस्ड ऑन द हेरिडिबिलिटी ऑफ सर्टेन करेक्टर्स होते हैं। जैसे कई बार कुछ करेक्टर्स होते हैं फैमिली में क्या होते हैं, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस शो करते हैं, वो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते रहेंगे। और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एनालिसिस इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स बिगेन, ठीक है। तो सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉस दैट कैन बी परफॉर्म इन ए पी प्लांट सम अदर प्लांट। ऑब्वियसली उसने जो पी प्लांट के ऊपर काम किया था, उसने पी को क्यों सेलेक्ट किया था, हमने जो मतलब उसमें कंट्रोल जो उसने मतलब पॉलिनेशन की थी, कंट्रोल जो उसने मतलब हाइब्रिडेशन की थी। तो ये सारा का सारा जो मतलब एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही केस है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि जेनेटिक्स का ही पूरा का पूरा खेल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे ट्रेड्स को, जब ऐसे ट्रेड का जब एनालिसिस करते हैं बहुत सारी जनरेशन के लिए किसी फैमिली में, उसको हम ग्राफ की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है कि पेडिग्री जो होती है ये हमें क्या बताती है कि ये एक टूल है जो क्या करता है कि मतलब इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट को स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एबनॉर्मलिटी और डिजीज होते हैं कैसे किसी ऑर्गेनिज्म में होती है, उसको स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सम ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, हमने देखे हैं, जैसे आपके देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो मतलब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं। जो मेल के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, आपका स्क्वायर सिंबल होता है मेल के लिए यूज़ किया जाता है। फीमेल के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, दैट इज आपका जो मतलब सर्कल जो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर ऐसा कोई सिंबल आपका दे रखा है देन इसका मतलब क्या है कि आपका सेक्स जो होता है अनस्पेसिफाइड है। हमें मेल और फीमेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, यानी कि सेक्स क्या है, अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो अगर ये आपके डार्क हैं, आपके जो स्क्वायर भी आपके जो मतलब इसका मतलब कि इंडिविजुअल के उनको डिजीज हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि मेटिंग है, ठीक है। दिस इज द मेटिंग रिप्रेजेंटिंग द मैरिज बिटवीन द मेल एंड फीमेल। उसके बाद क्या होता है, मैरिज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, उसको हम स्टडी करते हैं। और आपका जो मतलब ये जो शो करता है पेरेंट
अबव एंड चिल्ड्रन जो होते हैं, बिलो जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी जनरेशन को शो करते हैं। ये जो आपका जो है दिस इज द पेरेंट एंड दीज आर शोइंग द चिल्ड्रन ऑफ दिस पेरेंट। और यहाँ पे क्या है, पेरेंट के बाद क्या शो किया हुआ कि इनके बच्चों को क्या है, कोई डिजीज हो चुका है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे जो बताया है कि यहाँ पे 5 जो है अनअफेक्टेड जो है ऑफस्प्रिंग जो है आपके दिखाए गए हैं। तो ऐसे मतलब हम क्या करते हैं, इनको पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम क्या करते हैं, एक जीन के द्वारा जो होते हैं कंट्रोल करते हैं। और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए क्या करता है, क्रोमोसोम ही बनाता है। तो डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपके डीएनए के ऊपर क्या है, जीन प्रेजेंट है। और जीन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के ऊपर होते हैं। तो यानी कि डीएनए क्या करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो इसका हम क्या करते हैं, ये आपका डीएनए ही है जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, विदाउट चेंज या चेंज के साथ क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। और आपकी म्यूटेशन जो होती है 2 टाइप की होती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और आपकी जो मतलब जेनेटिक म्यूटेशन। तो आपके डिजीज भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक डिजीज आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर जिनको हम बोलते हैं। और सेकंड 1 इज कॉल्ड एज अ, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम बोलते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 टाइप के हैं। आपके जो मतलब आपके जो भी जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर चीज़ आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, आपके अगर डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं तो आपके जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर बनते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड 1 इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, बोले कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसकी वजह से होता है, केवल आपके सिंगल जीन में अगर कोई चेंज आता है, सिंगल जीन में अगर कोई चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। यानी कि आपके सिंगल जीन में क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर हम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर का, उसको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आपके मोस्ट कॉमन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज हीमोफीलिया, सेकंड 1 इज कॉल्ड एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, फिर उसके बाद आप कलर ब्लाइंडनेस आएगी, फिनाइलकेटोनुरिया आएगा, थैलेसीमिया होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। और आपकी पेडिग्री एनालिसिस होती है हमें ईजिली जो है अंडरस्टैंड करवाती है कि आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं कौन से हैं, आपके जो है मतलब डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, और ऐसे मतलब जो है या सेक्स लिंक्ड हैं। तो हम इनको डिटेल में जो है पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो मतलब आपको जो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, 5 टाइप के डिजीज पढ़ते हैं। वैसे तो मेनली 2 टाइप के डिजीज होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट डिजीज, ठीक है। एक होते हैं डोमिनेंट डिजीज और उसके बाद होते हैं रिसेसिव डिजीज होते हैं। डोमिनेंट में क्या हो सकते हैं, आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑटोजोमल, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकते हैं। और आपके जो मतलब सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं। रिसेसिव में क्या होंगे, आपके ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकते हैं। और आपके जो मतलब यहाँ पे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकते हैं। और एक होता है वाई लिंक्ड। तो हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम पेडिग्री एनालिसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपका ये पेडिग्री चार्ट जो मतलब बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो डिजीज आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ये जो मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसमें क्या होता है, वो उसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जो कि रेड और ग्रीन कलर के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आइदर या तो रेड और ग्रीन कोन सेल्स होते हैं आई के, वो क्या होते हैं मतलब फेल हो जाते हैं टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जीन आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है वो क्या होगा मतलब वो आपका जो मतलब म्यूटेट हो जाता है। तो ये केवल कितने, ये 8% ऑफ मेल में पाया जाता है। लेकिन फीमेल में जी बेटा क्या होता है कि फीमेल में सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव डिजीज हैं वो मैक्सिमम कहाँ होते हैं, वो आपके मेल में पाए जाते हैं। फीमेल तो मैक्सिमम कैरिज होती है। क्यों, क्योंकि देखो मेल में अगर देखा जाए तो उसका जेनेटिक पैटर्न कैसा है, XY है। और फीमेल क्या है, यहाँ पे XX प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे
एक जो है कलर ब्लाइंडनेस वाला म्यूटेशन हो चुकी है तो यहाँ पे दोनों में होना जरूरी है, तभी जाकर उसमें क्या होगा, डिजीज होगा। लेकिन अगर मेल में एक में ही अगर एक्स क्रोमोसोम के जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो उसको डिजीज होता है, मतलब वो ईजिली हो जाता है क्योंकि उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं होता, ये हेमीजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है। और फीमेल में होने के लिए वो क्या होना चाहिए, आपके दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या होने चाहिए, मतलब आपके जो मतलब इनमें म्यूटेशन होनी चाहिए, तभी जाके आपकी जो मतलब डिजीज जो है होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपके सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज है ये केवल कितने परसेंट होता है मेल में, ये 8% होता है मेल में, और ओनली 0.4% किस में होता है, फीमेल में होता है। इसलिए क्या है, दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके जो मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। और मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन फीमेल के पास क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और सन ऑफ वोमेन हु कैरी द जीन हैज 50% चांस फॉर बीइंग कलर ब्लाइंड। ऑब्वियसली अगर कोई विमेन जो है आपकी जो मतलब इस केस में प्रेजेंट ऐसे, तो जब वो गैमीट बनाएगी तो वो 2 टाइप के गैमीट बनेगी, और जब ये गैमीट किसी लड़के के पास जाएगा तो उस लड़के के पास क्या होंगे, 50% चांसेस होते हैं टू बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो मदर जो होती है वो खुद जो है कलर ब्लाइंड नहीं है, वो क्या है, वो कैरियर है, क्योंकि ये जीन कैसा है, रिसेसिव है। और दैट मीन्स दैट इसका अफेक्ट जो होता है उसको स्प्रेस किया जाता है बाई हर मैचिंग डोमिनेंट एलील ऑन द नॉर्मल जीन। और डॉटर जो होगा वो क्या होगी, वो नॉर्मली तभी कलर ब्लाइंड होगी जब उसका मदर भी कैरियर है और फादर जो है कलर ब्लाइंड है, तभी जाके वो कलर ब्लाइंड हो सकती है। यानी कि कलर ब्लाइंड कौन सा केस है, कलर ब्लाइंड वो केस है कि जब हम रेड और ग्रीन कलर के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जीन होता है जो क्या करता है, कलर के बीच में क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और वो जो मतलब उसमें म्यूटेशन हो जाती है। और ऐसे पर्सन जिनमें ये चीज़ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंड बोलते हैं। तो फीमेल जो होती हैं जनरली क्या होती हैं, कैरियर होती हैं, और जो मेल हैं वो कैसे होते हैं, वो मैक्सिमम जो होते हैं हीमोफिलिक ही पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो खुद को एक्सप्रेस कर पा जाता है, ठीक कर लेता है। और आपका जो है मतलब फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको अगर आपका जो है क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब दोनों जो है मतलब उसके पास जो मतलब प्रेजेंट होनी चाहिए, दोनों के पास क्या होना चाहिए, जो मतलब म्यूटेशन होनी चाहिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कलर ब्लाइंड, उसके कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद आता है एक नया एग्जांपल, दैट इज हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया भी क्या है, एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। ये भी क्या है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा डिजीज जो है सेक्स लिंक डिजीज है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा वाई लिंक्ड है। तो बोलने का मतलब क्या है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये कैरियर फीमेल से होता है। ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा, फीमेल तो कैरियर ही होगी, ठीक है, जो अनअफेक्टेड होगी, लेकिन ये अपने मेल प्रोजीनी को क्या करता है, मतलब एक ट्रांसफर करता है। और इन दिस डिजीज में क्या होता है कि एक प्रोटीन होती है जो कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऑब्वियसली जब इससे जीन जाएगा मेल के केस में, तो क्या होगा, वो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, तो उसको थोड़ा सा भी कट लगेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी से बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो मतलब क्या कंडीशंस होती है कि मतलब यहाँ पे एक सिंगल प्रोटीन जो होती है जो कि आपकी क्लॉटिंग और प्रोटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस केस में क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकती। जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप उसकी जो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो आपका जैसे मान लो कि आपका जो मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जैसे मान लो कि आपकी ये फीमेल है, जब ये फीमेल है तो इसमें क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। और मेल जो है मान लो कि नॉर्मल है, ठीक है। जब ये नॉर्मल है तो क्या होगा, जब ये ऐसे फ्यूज करेगा तो फीमेल क्या बनेगी, डॉटर क्या बनेगी, वो भी क्या होगी, कैरियर होगी। लेकिन जो मेल होगा उसके पास क्या होगा, वो आपका जो मतलब हीमोफिलिक होगा। उसके अंदर क्या होगी, मतलब आपकी जो मतलब उसके अंदर क्या होगी, आपकी जो मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जो है उसके अंदर क्या होगा, मतलब हीमोफीलिया की कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि उसके ब्लड क्या होगा, जब उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो उसमें क्या होगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। तो यहाँ पे क्या है, द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है, विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड। और इन दिस डिजीज में क्या होता है कि एक सिंगल प्रोटीन जो होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका ब्लड क्लॉटिंग में, वो अफेक्ट होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है
होता है कि जो अफेक्टिव इंडिविजुअल्स होता है उसकी बॉडी में सिंपल कट लग जाएगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, और हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर का काम करती है और इस डिजीज को जो अपने सन को ट्रांसमिट कर सकती है। और पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी मदर तो कैरियर होनी चाहिए लेकिन फादर भी क्या होना चाहिए, मतलब वो हीमोफिलिक होगा, तभी जाके फीमेल को डिजीज हो सकता है। लेकिन जब फीमेल को जो मतलब ऐसा डिजीज होगा तो उसकी डेथ बचपन में ही हो जाती है, उसकी जो मतलब फिटल स्टेज में क्या होती है, मतलब डेथ हो जाती है। और फैमिली और पेडिग्री आपका जो मतलब क्वीन विक्टोरिया को देखा जाए तो उसमें जितने भी उसके डिसेंडेंट थे वो सारे के सारे क्या थे, आपका शी वाज ए कैरियर ऑफ डिजीज, तो जितने भी मेल थे उनको कैसे था, आपका हीमोफिलिक कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द हीमोफिलिया। बोलने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके क्वीन विक्टोरिया के डिसेंडेंट थे उनको सबको क्या था, मतलब हीमोफिलिया जो है मतलब उनमें पाया गया है। उसके बाद आता है आपका सिकल सेल अनीमिया। तो अब सिकल सेल अनीमिया में क्या प्रॉब्लम होती है, देखो सिकल सेल अनीमिया भी क्या है, लेकिन ये जो आपका ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो सिकल सेल अनीमिया क्या है आपका, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि आपके पेरेंट्स से ऑप्सप्रिंग में कैसे ट्रांसफर होता है, अगर दोनों पेरेंट्स के होते हैं, अगर उसके कैरियर के रूप में, जैसे आपका जैसे एक पेरेंट क्या है HbA, ठीक है, और कैरियर का रूप काम कर रहा है HbS, ठीक है, यहाँ पे कैरियर का काम कर रहा है, ऑटोजोमल डिजीज़ है। और दूसरा पेरेंट भी क्या होगा HbA और HbS, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, ये सिकल सेल जो होता है अपस्प्रिंग को होता है। तो जब ये वाला ये इसके साथ करेगा तो कौन सी कंडीशन आई, आपकी HbA एंड HbS कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, जब ये इसके साथ करेगा तो क्या होगा, ये भी क्या होगा HbA और Hb हेटेरोजाइगस कंडीशन में बनेगा। ये वाला ये करेगा तो अभी HbA, ठीक है, और HbS, और जब ये वाला इसके साथ करेगा तो आपका जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा HbS एंड HbS होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो हीमोफिलिक होता है। तो वो क्या होता है, हीमोफिलिक होता है। तो अगर हीमोफिलिक होना है तो वो पेरेंट्स के होंगे आपके जो मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन के रूप में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी आपका ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तभी ट्रांसफर हो सकता है कि जब दोनों पार्टनर के होंगे, कैरियर होते हैं हमारे जीन के, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। और ये डिजीज होता है इज कंट्रोल बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज HbA एंड HbS, और आउट ऑफ थ्री पॉसिबल जीनोटाइप होमोजाइगस इंडिविजुअल जो होते हैं दैट इज HbS एंड HbS जो होते हैं, ये आपका डिजीज फिनोटाइप शो करता है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होते हैं ये आपके जो मतलब अनअफेक्टेड अपीयर होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये कैरियर होते हैं डिजीज के। क्यों, क्योंकि इनके अंदर 50% ऑफ जो होते हैं मतलब ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेंट जीन जो होती है प्रोजेनी को कर सकते हैं, इसलिए जो होते हैं ये सिकल सेल ट्रेट को क्या करते हैं, एक्सहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, सिकल ट्रेट जो है मतलब सिकल सेल ट्रेट जो है पाया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, मेन क्या है इसमें क्या होता है कि आपका हीमोग्लोबिन के क्वालिटी में चेंज आता है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में चेंज आता है। बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है उसके पास जो होती है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसमें 2 अल्फा चेन प्रेजेंट होती है और 2 ही क्या होती है, बीटा चेन प्रेजेंट होती है। तो बीटा चेन में क्या होता है, 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है, बीटा चेन की जो प्रोटीन की है उसमें ऑब्वियसली अमाइनो एसिड की बनी होगी, तो 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, उसको वैलिन के द्वारा जो होता है वो रिप्लेस किया जाता है। और जिसी वजह से क्या होता है कि मतलब आपकी जो आपकी RBC जो होती है वो कैसे होगी, वो बाई कनकेव से जो मतलब सिकल सेल त्राटीनुमा जो है हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपकी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मतलब रोल प्ले करती है। हमें पता है आरबीसी, लेकिन जब ऑक्सीजन की टेंशन बहुत कम होती है तो ऑब्वियसली इनकी शेप जो होगी सिकल शेप हो जाएगी, और जो उस पर्सन को जो मतलब आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जो मतलब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका 6th पोजीशन पे जो है आपका ग्लूटामिक एसिड है दैट इज रिप्लेस बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बेस जो है गैग को जो है, जैसे मान लो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गैग जो है वो क्या बना रहा है, प्रॉपर जो है यहाँ पे मतलब क्या बना रहा है, आपका जो मतलब एक प्रॉपर ग्लूटामिक एसिड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे GTG को जो है कौन रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे GUG जो है जो रिप्लेस कर रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है, इस वजह से क्या होगा कि GUG किसको कोड करता है, आपके वैलिन को कोड करता है, और उसी वजह से क्या होता है कि मतलब आपकी जो है हीमोग्लोबिन की चेन की क्वालिटी में चेंज आता है, और उसी की वजह से क्या होता है ये डिजीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया। और सिकल सेल अनीमिया इज द आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जीन जो है बहुत सारी जो मतलब कैरेक्टरों को कंट्रोल करता है। तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करेगा, जब उस ऑर्गेनिज्म को लो ऑक्सीजन टेंशन मिलती है तो उसकी
आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होगी उसकी जो पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और उसकी आरबीसी जो होगी उसकी शेप जो हो जाएगी बाइकनकेव से कैसे हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी और उसकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है गैग जो है इट इज़ रिप्लेस बाई गैग जो है 6 कोडोन जो होता है दैट इज गैग इज रिप्लेस बाई गुग। ठीक है, यहाँ पे जो है एक इसमें चेंज हो गया, यू में चेंज हो गया, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। और म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क टू इलोंगेटेड सिक्कल लाइक स्ट्रक्चर। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सिक्कल सेल अनीमिया बोलते हैं। उसके बाद फिनाइल कीटोनुरिया को भी हम स्टडी कर चुके हैं। फिनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है, ये भी एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसमें क्या होता है कि आपका ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं उनके पास क्या होता है, एक एंजाइम की कमी होती है। मैंने ऑब्वियसली एक जीन क्या करेगा, डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे प्रोटीन बनी नहीं, वो वहाँ पे उसके अंदर म्यूटेशन होगी और एंजाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या होगा, उसकी कमी हो गई है। जब उसकी कमी होगी, उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था आपका फिनाइल एलनिन को किस में चेंज करना, टायरोसिन में चेंज करना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि फिनाइल एलनिन जो होता है वो एक्युमुलेट हो जाता है क्योंकि वो एंजाइम बन नहीं रहा है, और इसको उसको फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज किया जाता है और अदर डेरिवेटिव्स में चेंज किया जाएगा। और जैसे ये आपका फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है ब्रेन में जो होगा वो डेवलप हो जाता है, तो आपकी मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है और ये यूरिन के थ्रू इसको एक्सक्रीट के लिए आता है क्योंकि हमारी किडनी जो होती है इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, इसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिनाइल कीटोनुरिया। उसके बाद एक और डिजीज आता है जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। देखो ये भी क्या है आपका ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज ही है। ये भी क्या है, ऑटोजोम लिंक्ड जो है रिसेसिव डिजीज है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो होता है मतलब ट्रांसफर होता है। जब क्या होगा, बोथ पेरेंट्स होते हैं अनअफेक्टेड हैं लेकिन क्या है, लेकिन कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं और ये डिजीज़ को क्या कर रहे हैं, मतलब ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये जो डिजीज़ है बेटा ये क्वान्टिटेटिव डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिकल सेल अनीमिया था उसमें क्या था, वो क्वालिटेटिव डिजीज़ था। वहाँ पे हीमोग्लोबिन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया थी। वहाँ पे जो मतलब हीमोग्लोबिन जो था उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन गया था, आपका बैलिन बन गया था। लेकिन ये क्वांटिटेटिव डिजीज़ है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे। अगर बीटा नहीं बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव डिजीज़ है जहाँ पे क्या होता है कि आपकी हीमोग्लोबिन की चेन की सिंथेसिस होती है कम हो जाती है, जैसे अल्फा चेन नहीं बनेगी, बीटा चेन नहीं बनेगी। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनते हैं और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में अनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो कि एक इस डिजीज़ का जो है करेक्टर है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, दो टाइप में डिवाइड करते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा जो होता है इसमें क्या होता है कि आपकी अल्फा ग्लोबुलिन जो होती है उसके डिफेक्टिव जो है फॉर्मेशंस होती है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, अल्फा ग्लोबुलिन की जो फॉर्मेशंस होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, दो जीन प्रेजेंट होते हैं HbA1 एंड HbA2 जो होते हैं, जो कि आपके क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब ये नहीं एक्ट कर पाएंगे तो आपका अल्फा प्रोटीन नहीं बनेगी, अल्फा जो मतलब चेन नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जो है अल्फा थैलेसीमिया होगा। लेकिन जो बीटा होता है उसमें क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें एक सिंगल जीन होगा। ठीक है, दैट इज हीमोग्लोबिन बीटा ऑन क्रोमोसोम 11 के ऊपर। और यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें म्यूटेशन होगी तो आपकी बीटा चेन नहीं बनेगी। तो वही चीज़ है कि थैलेसीमिया जो है सिकल सेल अनीमिया से कैसे डिफर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिकल सेल अनीमिया जो होता है वो क्या है, क्वालिटेटिव डिजीज़ है, लेकिन थैलेसीमिया क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। आपका लिखा हुआ कि थैलेसीमिया जो होता है डिफर फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया इन दैट द फॉर्मर क्या है, आपका क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है थैलेसीमिया। इसमें जो है मतलब क्वांटिटी में अल्फा चेन नहीं बन रही है, बीटा चेन भी नहीं बन रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। लेकिन आपका जो है मतलब यहाँ पे जो है मतलब देखा जाए तो मतलब वाइल द जो आपका सिकल सेल अनीमिया वो क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जहाँ पे क्या होता है आपका इनकरेक्टली फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन जो मतलब बनती है, वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह डेवलप हो जाता है, बैलिन जो है डेवलप हो जाएगा। तो जितने भी डिजीज़ थे वो सारे क्या थे, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर थे। लेकिन अब क्या होता है, हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि क्रोमोसोम के अगर नंबर में चेंज आता है तब भी क्या होता है, डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं आपके क्या होते हैं, इज़ ड्यू टू द या तो आपके पास क्या अब्सेंस है या तो एक्सेस में जो आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर मान लो कि पूरा का पूरा सेट ही आपके पास डबल, जैसे मान लो कि 2n से 3n हो गया, 3n से 4n हो गया, 4n से 5n हो गया, पेंटाप्लॉइड हो गया, हेक्साप्लॉइड हो गया, तो ये पॉलीप्लॉइड कंडीशन हो जाती है। ये नॉर्मल जो पॉलीप्लॉइड कंडीशन होती है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड क्या होती है, एक फिनोमिना होता है जिस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो
माइटोसिस के टाइम क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट जो मतलब नॉट प्रोसीड बाय द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो आपका क्या होगा, मतलब आपके क्रोमोसोम्स होंगे वो पूरे के पूरे सेट में क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। और पॉलीप्लॉइड कंडीशन कहाँ होती है, आपकी प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्रोमोसोम की कंडीशन क्या होगा, अगर उसके नंबर में इंक्रीज हो गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रोमोसोम में अगर क्या हो गया 2n+1 कंडीशन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। 2n-1 कंडीशन होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी बोलेंगे। 2n+2 कंडीशन होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी बोलेंगे। और 2n-2 हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके नलीसोमी बोलेंगे। तो ये कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज देखने को मिलते हैं। तो देखो आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। आपके पास क्या, या तो एक्सेस में क्रोमोसोम है, या आपके क्रोमोसोम ही एब्सेंट है, या आपके क्रोमोसोम जो होती है इनकी अरेंजमेंट्स होती है एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो गई है। जैसे आपका कई बार क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं आपको पता है कि एनाफेज के ऊपर क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो जब क्या होगा, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, उस केस में क्या होती है, नॉन डिस्टिंक्शन हो जाती है। तो आपके क्रोमोसोम के नंबर में क्या होती है, चेंज आती है कि एक सेल में क्या करेगा, आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे में क्या होगा, एक क्रोमोसोम कम चला जाएगा। तो उसको हम क्या, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनियोप्लाइडी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2n+1, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया है। और वो कौन सा क्रोमोसोम है, वो 21 क्रोमोसोम है। ये भी आपने याद रखना, वो कौन सा क्रोमोसोम है, 20 क्रोमोसोम की, यहाँ पे 21 क्रोमोसोम की क्या होगी है, ट्राइसोमी होगी है। और इस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये क्या है, ये ऑटोसोमल एनियोप्लाइडी का केस है। और इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, इसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। इसमें जो पर्सन होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो है मतलब आपके जो मतलब उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, लो स्मॉल फोल्डेड ईयर्स होंगे, ठीक है। उसका जो मतलब देखा जाए तो नेक बहुत छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद आइज़ के ऊपर जो होते हैं फोल्ड पाए जाते हैं, एपिकेंथल फोल्ड उनको हम बोलते हैं। और थोड़ा सा मतलब ये मोंगोलॉइड जो मतलब उसका जो है शेप देखने को मिलता है। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। उसके बाद एक और होता है, दैट इज द केस ऑफ द मोनोसोमी, दैट इज कॉल्ड एज द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज़ द केस ऑफ मोनोसोमी। यहाँ पे एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, डिलीशन हो जाती है। और वो कौन सा क्रोमोसोम है, वो आपका एक्स क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सो कंडीशन बोलते हैं। तो इट इज़ फॉर्म बाई, यहाँ पे क्या होगा कि मतलब मोनोजोमी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है उनके ईयर्स होते हैं लोएस्ट कंडीशन पे पाए जाते हैं। उनकी नेक जो होती है बेव्ड नेक होती है। उनमें जो होते हैं मतलब जो ओवरीज होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, इनफर्टाइल होंगी। और आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मतलब लो हेयर लाइन भी देखने को मिलती है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्नर सिंड्रोम। जिसमें क्या हो रहा है, आपका जो मतलब टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। और यहाँ पे क्या होगा, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। कई बार क्या होता है कि आपका डिजीज कैसे होता है, जब टीलोफेज के बाद जो है कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। इसकी वजह से पूरा का पूरा सेट ही क्या हो गया, मतलब डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। उसको हम बोलेंगे पॉलीप्लाइडी बोलते हैं। और ये आपकी कंडीशन जो होती है, पॉलीप्लाइडी कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, आपके जो मतलब ये जो मतलब प्लांट में देखने को मिलती है। अब देखो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर्स हैं। उसमें से 22 पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और सम टाइम दो वेरी रेयरली क्या होता है कि एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो होता है कई बार इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। और हो सकता है कि कई बार जो होती है एक क्रोमोसोम की कॉपी डिलीट हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज़ हमें होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होते हैं। ये कुछ डिजीज़ आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल क्या है,
कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, क्यों, क्योंकि आपके पास एक एडिशनल कॉपी जो है प्रेजेंट है क्रोमोसोमर नंबर 21 की, ट्राइसोमी है 21 की, और दिस डिसऑर्डर जो होता है उसको डिस्कवर किसने किया था, लैंग डाउन ने किया था। और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो शॉर्ट स्टैचर्स के होते हैं, उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, स्मॉल राउंडेड हेड प्रेजेंट होता है उनमें, टंग जो होती है बहुत ही फरो होती है, और पार्शली उनका जो माउथ है वो ओपन ही रहता है, और पाम जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है, इनके ऊपर पाम क्रीज प्रेजेंट होती है, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट होती है बहुत ही कम होती है। इनका एग्जांपल क्या है, आपका जो है डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल है। उसके बाद जो है मतलब लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी प्रेजेंट है, यानी कि ट्राइसोमी है लेकिन किसकी है, एक्स क्रोमोसोम की है, तो 47 क्रोमोसोम हो गए। और इस केस के इंडिविजुअल्स होते हैं तो मेल ही हैं, लेकिन उनके पास थोड़ी सी फेमिनाइन डेवलपमेंट होती है, जिसमें क्या होता है ब्रेस्ट डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, ठीक है। और सच इंडिविजुअल्स होते हैं कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ऐसे डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपका दैट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो एब्सेंट होगा, एक्सो कंडीशन होती है, 45 क्रोमोसोम होते हैं, और ऐसी फीमेल्स होती हैं क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, ओवरीज होती हैं, रूडिमेंट्री होती हैं, एंड इसके साथ साथ जो होते हैं अदर फीचर्स होते हैं इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब एबसेंट होते हैं। तो आपकी ये डिजीज आपने याद रखना है, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या है, यहाँ पे ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम की, लाइनफेल्टर में क्या है, ट्राइसोमी है एक्स क्रोमोसोम की, टर्नर सिंड्रोम में क्या है, मोनोसोमी है आपके जो एक्स क्रोमोसोम की, और एक और होता है बेटा दैट इज एडवार्ड सिंड्रोम बोलते हैं। एडवार्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी होती है आपकी जो मतलब आपकी 18th आपके जो क्रोमोसोम की, और आपका एक और होता है दैट इज टाउ सिंड्रोम, जिसमें 13 क्रोमोसोम की क्या होती है, मतलब ट्राइसोमी होती है। ये भी आपने याद रखना है, 13 क्रोमोसोम की क्या होती है, जो मतलब ट्राइसोमी होती है। तो कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जिनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स का क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट।